afternoon, sir. Good afternoon, sir. Ashwani, kindly introduce yourself. So my name is Ashwini Dubey. I am from Dindori district of Madhya Pradesh, and I have done my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya Dindori, and after that I pursued civil engineering in Government Engineering College Rewa, and currently I am working as assistant director in DD News as part of Indian Information Service Officer, sir. तो आपने इंटरव्यू का माध्यम हिंदी लिया हुआ है, तो हिंदी में ही बात करें। ठीक, आप आते हैं मध्य प्रदेश के गांव से, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो गांव का जीवन है, ग्राम्य जीवन, उसको आप भली भांति जानते हैं। गांव में आजकल पिछले जब से आपने होश संभाला देखा, वो गांव और आज आखिरी बार जब आप गए होंगे, तो इन 2 डिकेड्स में 2.5 डिकेड में क्या अंतर आया? सर, आखिरी के 2 दशक में अगर मैं देखूं तो हमारे गांव में काफ़ी अंतराल आया है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, टेक्नोलॉजी के रूप से और पॉलिटिकल रूप से भी। सामाजिक रूप से अगर मैं देखूं तो आज महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, क्योंकि हमारे गांव की सरपंच भी महिला हैं, तो उसका एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव बनता है। गांव में स्कूल खुल गए हैं, जिससे बच्चियां भी स्कूल जाने लगी हैं। और आर्थिक रूप से यदि मैं देखूं तो कृषि में एक बड़ा चेंज आया है। पहले कृषि सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बेस्ड पर थी, आज कृषि को एक रेन्यूमरेशन जनरेशन के माध्यम के रूप में देखा जाता है, जिससे व्यक्तियों की आय भी तय हो रही है। पॉलिटिकली भी एक तरीके से देखें तो लोगों की जागरूकता कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, अपने राइट्स को लेकर के बढ़ी है। और एक जो बड़ा चेंज आया है सर, गांव में रोड पहले नहीं थी। जब मैं छोटा था तो कच्ची सी रोड थी। रोड बनने के बाद यातायात और नए लोगों का आना जाना वहाँ पर हुआ है, जिससे एक सामाजिक समरसता का भी भाव वहाँ पर बढ़ा है। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से गांव पहले से कहीं ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमी और देश से लिंक्ड है। सोशल मीडिया का प्रभाव खुले तौर पर दिख रहा है। हमारे यहाँ के कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिनकी फॉलोइंग लगभग 30,000 40,000 तक है, तो यह भी एक बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी में आईटी ज़्यादा है। तो ये जो महिला पति का रिवाज आपके यहाँ मध्य प्रदेश में भी देखने में आया कि उनके पति ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ये कब खत्म होएगा? सर, महिला पति जो सरपंच होती हैं, रिजर्व सीट से जिन महिलाओं का चयन होता है या वैसे भी जिन महिलाओं का चयन होता है, तो यह देखा जाता है कि उनकी जगह उनके पति अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं। यह मुख्य रूप से 3-4 कारणों से है। एक तो पैट्रियार्कल सत्ता है, दूसरा पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन एजुकेशन उनके पास उतनी नहीं है, उतना स्किल सेट उनको प्रोवाइड नहीं किया गया है। और तीसरा, महिला आज भी शाई कम्युनिटी में है। और चौथा, स्ट्रक्चर। चूंकि देखें तो महिला सरपंच बन जाती हैं, लेकिन उनके जो क्लर्क होते हैं, उनके जो सेक्रेटरीज होते हैं, सचिव होते हैं, वो आज भी मेल होते हैं, तो उनकी बात उतनी वो सुनते नहीं है। ये ओवरऑल पैट्रियार्कल सत्ता का एक सोच है। यह आने वाले समय में खत्म होगा, क्योंकि आजकल सरपंच जो हो रही हैं महिलाएं, एजुकेटेड भी हो रही हैं। हमने देखा है कि MBA ग्रेजुएटेड और BA ग्रेजुएटेड, टेक्नोलॉजी ग्रेजुएटेड महिलाएं भी सरपंच बन रही हैं। इसके कई उदाहरण हैं। और इसके लिए एक, अगर सरपंच बन रही हैं तो उसके साथ साथ एक ट्रेनिंग भी उनको दी जानी चाहिए। इसमें जो महिला रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो DM हो या SP हो, अगर उनका डायरेक्ट लिंक उनके साथ होता है तो इससे भी एक चेंज देखने को मिल सकता है सर। क्या आपने कभी ये सोचा कि पर एकड़ यील्ड धान गेहूं की क्या है और इन 2 क्रॉप्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं इनका क्या है? कभी सोचा आपने? सर, इस बारे में मैंने नहीं सोचा। लेकिन गेहूं का यील्ड पर एकड़ इंडिया में ज्यादा है। बहुत फर्क है। बहुत फर्क। अब जब उसकी यील्ड ही कम है तो लोग चावल और गेहूं को क्यों छोड़ेंगे? और जहां पे कि सर्टेनिटी है MSP की, और वहाँ बीमारियां ज़्यादा आती हैं पल्सेस में और ऑयल सीड्स में, यहाँ बीमारियां कम आती हैं, वो ज़्यादा सुकुलेंट है। सोशियोलॉजी लिया और बेसिकली आप हैं इंजीनियर। ये ऐसे सभी इंजीनियर सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी भाग रहे हैं, अपना इंजीनियरिंग सब्जेक्ट क्यों छोड़ रहे हैं? सर, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट मैंने छोड़ा नहीं है, लेकिन सोशियोलॉजी एक ज़्यादा अच्छा विकल्प मुझे इसलिए लगा क्योंकि सोशियोलॉजी समाज का हम हिस्सा है और सोशियोलॉजी हमेशा हमारे सामने ही घटित होती रहती है। दूसरा सर, प्रैक्टिकल वाइज भी देखें तो सोशियोलॉजी का सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस से काफ़ी छोटा था, जिसको 2-4 महीने में ही तैयार किया जा सकता था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी का रुझान किया। और चौथा सर, सिविल इंजीनियरिंग और सोशियोलॉजी में अगर हम सक्सेस रेट भी देखें
तो सोशियोलॉजी कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा सक्सेस रेट दे रही है। तो ये 3-4 कारण रहे हैं। कोई दो बातें जो आपने सीखी और अब आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम आएंगी। सर इंफॉर्मेशन सर्विस में मुख्य रूप से गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन पॉलिसीज समझाई जाती हैं, किस तरीके से टेक्निकल टर्म्स है, जो भी जार्गन्स हैं उनको सिंप्लीफाई करके लोगों के अंडरस्टैंडिंग में कैसे बैठाया जाए, पहला ये। और दूसरा सर सिविल इंफॉर्मेशन सर्विस में रहते हुए मैंने गवर्नमेंट को अंदर से देखा है कि किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है, किस तरीके से फाइल्स मूव होती है, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, या इवेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने इफ्फी में भी पार्टिसिपेट किया था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये दोनों ग्लोबल इवेंट थे। तो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने सीखा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में डायरेक्ट रूप से मेरे इस्तेमाल में आ सकती है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी आपके काम आएगी। थैंक यू, वी हैड ए नाइस इंट्रोडक्शन। प्लीज कंटिन्यू। अश्विनी, हाल में ही आपने देखा, कल की रात की बात है, यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया। इससे इंटरनेशनल रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? सर यूएस का वेनेजुएला पे अटैक डायरेक्ट इंटरनेशनल यूएन चार्टर का उल्लंघन देखा जा रहा है, क्योंकि किसी भी देश की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी पर इस तरीके से अटैक करना यूएन चार्टर का उल्लंघन है और इंटरनेशनल रूल्स के भी खिलाफ है। इंटरनेशनल रिलेशन पर इसका एक निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इस तरीके से अगर ग्लोबल पावर जो है, ग्लोबल पावर लीडरशिप पर जो कंट्रीज बैठी हैं, अगर वो करेंगे तो ये एक एग्जाम्पल सेट करता है। उदाहरण के लिए यदि कल चाइना चाहे तो वह भी ताइवान में इस तरीके के एक्शन ले सकता है, रशिया चाहे तो वह भी इस तरीके के एक्शन। ठीक है, तो मान लीजिए, ठीक है, मतलब आपने इसको बोला कि ये गड़बड़ है। आप यूएस के सिटीजन हैं, और क्या आप ट्रम्प को वोट देंगे? सर ट्रम्प की नीति काफ़ी फ्रेजाइल मुझे नज़र आ रही है, और अपने पैमाने पर भी वो खरे नहीं उतर रहे हैं। जिस तरीके के उन्होंने प्रॉमिस किए थे कि इनकम बढ़ जाएगी, टैक्स कट कर देंगे, और इस तरीके की पॉलिसी मुझे लगता है कि उनका एक ध्यान भटकाने का माध्यम है। तो आप ट्रम्प को वोट नहीं नहीं देंगे? सर, मैं वोट नहीं दूंगा। ठीक है। अभी गांव की बात हो रही थी, मुझे 3 सोशियोलॉजिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने गांव की स्टडी की है, और तीनों सोशियोलॉजिस्ट ने गांव को किस तरह से अलग अलग रूप से स्टडी करी है। सर गांव की स्टडी मुख्य रूप से एम.एन. श्रीनिवास ने की है, जिन्होंने डोमिनेंट कास्ट और संस्कृताइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट दिए, और उस पर उन्होंने स्टडी भी की है कि किस तरीके से समाज चेंज हो रहा है। दूसरा सर ए.आर. देसाई हैं, जिन्होंने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से गांव को देखा है, कि किस तरीके से कास्ट एक क्लास का एंगल है और लैंड ओनरशिप से पूरे गांव की सामाजिक व्यवस्था तय होती है। और तीसरे हैं एस.सी. दुबे, जिन्होंने गांव को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से देखा है कि गांव की स्थिति को एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे हैंडल किया जा सकता है। अंबेडकर किस तरह से गांव को देखते हैं? सर बी.आर. अम्बेडकर का पर्सपेक्टिव गांव को लेकर के उतना सकारात्मक नहीं रहा है। उन्होंने गांव को एक डीप रिडन कास्ट सिस्टम के रूप में देखा है, और उनका मत यह था कि यदि प्रोग्रेसिव कंट्री की ओर जाना है तो हमें शहरों जैसा विकास और कास्ट से ऊपर उठ के बात करनी पड़ेगी। गांधी कैसे गांव को देखते हैं? सर गांधी जी गांव को ग्राम स्वराज्य के रूप में देखते थे। उनका मानना था यदि देश को यदि डेवलप करना है तो उसकी शुरुआत गांव से होनी चाहिए, विलेज इंडस्ट्रीज या फिर डिसेंट्रलाइजेशन के तरीके से होनी चाहिए। सर अच्छा, गांधी के पर्सपेक्टिव और किसी फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव में कुछ अंतर है या नहीं दोनों के? सर गांधी जी का व्यू भी एक फंक्शनलिस्ट व्यू ही माना जा सकता है, लेकिन गांधी जी का व्यू काफ़ी आइडिएशनल व्यू उसको देख सकते हैं, क्योंकि आज अगर देखें तो गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते हैं। उनका मानना था कि यदि गांव में ही डेवलपमेंट हो, गांव और स्टेट की कोई भूमिका ना हो, गांव अपने से ही बढ़ करके आगे प्रयास करें, तो उनका मानना यह था। तो यह भी फंक्शनलिस्ट के व्यू में आ सकता है। अच्छा, डिमारू स्टेट क्या है? डिमारू स्टेट सर, डिमारू स्टेट सर, सॉरी सर, डिमारू के बारे में मुझे ठीक है। जरा आप बताएंगे कि यूनाइटेड नेशंस का फ्यूचर क्या है? यूनाइटेड नेशंस का आगे आने वाले दशकों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है? क्या यूनाइटेड नेशंस को एबॉलिश कर दिया जाए? सर यूएन की अगर अभी हाल ही के पिछले 3 दशक की बात की जाए तो यूएन उतना प्रभावी नजर नहीं आता है। ये मान सकते हैं कि यूएन ने बहुत सारे वॉर रुकवाए होंगे, क्योंकि यदि यूएन नहीं होता तो न तो ग्लोबल संवाद का एक प्लेटफॉर्म बचता,
और ना कंट्रीज आपस में कम्युनिकेट कर सकती। तो यदि पीस की स्थिति है तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनाइटेड नेशन की भूमिका नहीं रही है, वह एक हमें प्लेटफॉर्म देता है। आने वाले समय में बात करें तो बहुत सारे ऐसे विकल्प सामने आ रहे हैं, जैसे G20 हो, क्वाड हो, SCA हो, SCO हो या ब्रिक्स हो, जिन्होंने यूएन का जो वैक्यूम है उसको फिल करने का कोशिश किया है। मेरा मानना है कि यूएन अभी भी रिलेवेंट है और आगे आने वाले समय में भी रिलेवेंट होगा, लेकिन समय के साथ साथ उसमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है सर। ठीक है। नाउ सर, घनश्याम सर पूछेंगे। घनश्याम सर, ओवर टू यू सर। अश्विनी जी, जब हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम दूरदर्शन में आप काम कर रहे हो, तो मैं इसलिए दूरदर्शन की बात करता हूँ। तो उस टाइम एक ऐसे आता था, दूरदर्शन के हानि लाभ। तो उस टाइम कुछ हानि बताई जाती थी। आज की डेट में सोशल मीडिया के हानि लाभ और दूरदर्शन की प्रासंगिकता, समसामयिक विषय पे आपके विचार। सर, सोशल मीडिया की हानियों की अगर बात करें तो उदाहरण के रूप में अगर मैं एक्सप्लेन करूं सर, तो जैसे कोविड-19 का जब समय आया था, तो सोशल मीडिया में बहुत सारे फेक न्यूज़, ऐसे बहुत सारे इमेजेस, वीडियोस सर्कुलेट हुए जिन्होंने लोगों को काफ़ी चिंता में डाल दिया था। तो हानि फेक न्यूज़ की पहली होती है। दूसरा, सोशल मीडिया चूँकि ग्लोबलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, मल्टीनेशनल कंपनीज उनमें है, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती, दूसरा ये। तीसरा, वल्गर कंटेंट, फीमेल के ऑब्जेक्टिफिकेशन से रिलेटेड इश्यूज भी सोशल मीडिया में आते हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स को बहुत ही गलत तरीके से सोशल मीडिया में कभी कभी दिखाया जाता है। और चौथा सर, सोशल मीडिया में लाइक्स, डिसलाइक्स, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों की मानसिक स्थिति पर पड़ता है, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी उससे सामने आ रहे हैं। यदि लाभ की बात करें सर, तो सोशल मीडिया वाइड रीच है उसका। इंस्टेंटली यदि गवर्नमेंट को कुछ कम्युनिकेट करना है तो सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है। एक टारगेटिंग अप्रोच सोशल मीडिया के द्वारा तय की जा सकती है। और चौथा, काफ़ी क्रिएटिव तरीके से किसी भी तरीके को कम्युनिकेट करने की आज़ादी सोशल मीडिया देता है। दूरदर्शन की प्रासंगिकता की बात करें तो हाल ही में 2021 में रूटर्स की एक रिपोर्ट ने माना है कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों देश में सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ट्रस्ट के मामले में दूरदर्शन अभी भी प्रासंगिक है। व्यूअरशिप में दूरदर्शन काफ़ी पीछे छूट जाता है सर, क्योंकि दूरदर्शन या डीडी न्यूज़ का काम मुख्य रूप से इंटरटेनमेंट नहीं है। आजकल बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज सिर्फ इंटरटेनमेंट का काम करती हैं। न्यूज़ कंटेंट बिना वेरीफाइड, बिना रैशनल तरीके से वो शो करती हैं। तो सक्सेस मेरे ख्याल से यदि व्यूअरशिप और ट्रस्ट में देखा जाए तो मैं ट्रस्ट को ज़्यादा सक्सेसफुल मानता हूँ। ओके, अभी जैसे एआई का सभी जगह प्रभाव पड़ रहा है, तो हाउ डू यू सी कि जैसे आपका इंफॉर्मेशन साइंसेज वाला, इसमें एआई का क्या होगा? जैसे अमेरिका में हम लोगों ने हड़ताल कर दी, हॉलीवुड वालों ने, तो इसमें भी कुछ ऐसा है कि दूरदर्शन में लोगों ने ऑब्जेक्ट किया होगा कि एआई से करने लगे हैं, ये लगे हैं, तो इस तरह कुछ है या सब कुछ स्मूथ चल रहा है? सर, हाल ही में एआई का इन्वेजन कहेंगे सर, हाल ही में हमने कुछ स्टार्टअप्स एम्पैनल किए हैं डीडी न्यूज़ में। तो डीडी न्यूज़ में जितने भी लोग हैं उन्होंने तो काफ़ी वेलकम तरीके से इसको लिया है। जैसे हमारी बात हुई थी कि डीडी न्यूज़ में एंकर्स को हम एक वर्चुअल एंकर के रूप में लाए जाएं, या फिर वॉइस ओवर अगर है तो वह एआई के माध्यम से वॉइस ओवर किया जाए। कंटेंट भी यदि है तो वह वॉइस ओवर के द्वारा किया जाए, लेकिन एक्सप्लिसिट रूप में हमें अपोजिशन देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, इम्प्लिसिट रूप में हम अगर देखें तो आकलन किया जा सकता है। जैसे जॉब्स जाएंगी, जो अभी एडिटर्स हैं या फिर न्यूज़ राइटर्स हैं या एंकर्स हैं, उनकी जॉब्स को भी खतरा पड़ेगा। तो आने वाले समय में हो सकता है इसका अपोजिशन भी हो सकता। केन बेतवा वाटर लिंकिंग स्कीम है आपके वहाँ, क्या है इसके बारे में बताएंगे? सर, केन बेतवा वाटर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट मुख्य रूप से बुंदेलखंड एरिया में की जा रही है, पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास। इसमें केन से सॉरी एग्जैक्टली मुझे ये नहीं पता कि किस रिवर से, लेकिन यह वाटर लिंकिंग का प्रोजेक्ट है जिससे सूखा इत्यादि। बांधवगढ़ उस पे आते हैं, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व न्यूज में था पीछे लास्ट ईयर, क्या हुआ था? हाँ सर, न्यूज़ एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है। वहाँ ढेर सारे हाथियों की डेथ हो गई थी, कोडो मिनट खा लिया था उन्होंने। चलिए लास्ट क्वेश्चन पूछूं, जो आज की डेट में एआई आ रहा है, सोशल मीडिया आ रहा है, दूरदर्शन भी है, तो इस सोशियोलॉजी आपने पढ़ी है, तो मैरिज और फैमिली इंस्टीट्यूशन पे इनका क्या इफेक्ट है? सोशल मीडिया, एआईआर और डीडी न्यूज़ का मैरिज पर impact। मैरिज और फैमिली दोनों पे क्या इफेक्ट चल रहा है, क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं और कहाँ फ्यूचर देखते हैं? सर, डीडी न्यूज़ और एआईआर का फैमिली पर उतना बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। यदि पहले की बात करें तो कंपटीशन नहीं था, लोग एक साथ मिल करके, डीडी न्यूज़ सिर्फ एक ही चैनल होता था तो सभी एक साथ देखते थे, तो फैमिली कंबाइंड रूप से या फिर
या पूरा मोहल्ला देख रहा होता था, तो कंबाइंड रूप से। आज वह स्थिति देखने को नहीं मिलती, तो फैमिली न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जा रही है, यह मान सकते हैं। लेकिन इनका डायरेक्ट कंपटीशन चूंकि सोशल मीडिया से है, तो सोशल मीडिया का डायरेक्ट इम्पैक्ट फैमिली पर देख सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव की बात करें तो आज फैमिली एक दूसरे से अलग अलग देश विदेश, अलग अलग शहरों में रहकर भी एक दूसरे से लिंक्ड है, वीडियो कॉलिंग के जरिए एक दूसरे से बात हो जाती है, एक दूसरे से अपडेटेड रहते हैं। तो जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट था, वह एक एक्सटेंडेड न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली के रूप में सामने आ रहा है। पहला तो यह कि रिश्ते बरकरार हैं। दूसरा, सोशल मीडिया के थ्रू पेरेंट्स भी एक तरीके से अपने बच्चों पर नजर रख सकते हैं, तो उनके प्रोफाइल को पर बच्चे पसंद तो नहीं करते कि कोई नजर रखे, और गुस्सा करते हैं कि अब मेरा फोन क्यों चेक किया। ये आप इसको, जैसे हमारे टाइम में हम देखते थे, जब हम खेलते थे, छोटे बच्चे थे, तो उस टाइम सोचते थे कि ऐसे फ़ोन आएगा, वायरलेस होगा, ये होगा, इसी तरह बच्चों का होता था। अब पेरेंट्स डरे रहते हैं बच्चों से। ये जो ट्रेंड है, ये जो चेंज है, ये कहाँ ले जाएगा? अगर हम अब पिछले 10 साल में देखें, 10 साल पहले जब हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते थे बच्चों के साथ, या मतलब अपने बच्चों के साथ में गया हूँ, तो बच्चा डरा रहता था कि टीचर ने कुछ बता तो नहीं दिया और कुछ एक्शन होगा इसके बाद। अब लिटरली जो ग्रैंड सन्स या ग्रैंड डॉटर्स हैं, उनके साथ हम जाते हैं तो बच्चे हमें डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है। ये ट्रेंड आगे कहाँ जाएगा, इस पर पूछना चाह रहा था कि और आगे जाएगा, मतलब बिल्कुल फिलियोसेंट्रिक फैमिली हो जाएंगी। यस सर। सर, यह मुख्य रूप से एक तो जनरेशन गैप का असर के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि जेन जी जो जिसकी बात हम करते हैं आज के ज़माने में, वह डिजिटल दुनिया में ही पैदा हुई है और डिजिटल दुनिया में ही बढ़ रही है। तो उनका हैंडल करने का तरीका, चाहे वह डिजिटल मीडिया हो या एआई हो, वह काफ़ी बेहतर तरीके से हो रहा है। इसकी अपेक्षा में मिलेनियल जनरेशन या उससे पहले की जनरेशन डिजिटल मीडियम को उतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। यह इसके कारण ही फ्रिक्शन पैदा भी हो रहा है। दूसरा, प्राइवेसी को लेकर भी इशू है। जेन जी या फिर जो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, वो चाहते हैं कि पेरेंट्स का उतना इंटरफेयर ना हो उनकी सोशल प्रोफाइल पर। लेकिन सर, पेरेंट्स की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगती है। यह मान सकते हैं कि आज चाइल्ड सेंट्रिक आज दुनिया होती जा रही है, खासकर इंडियन फैमिलीज चाइल्ड सेंट्रिक होती जा रही है, फिलियोसेंट्रिक जिसको बोलते हैं। लेकिन फिर भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी को हम नकार नहीं सकते, और सोशल मीडिया के थ्रू या स्कूल या एजुकेशन के थ्रू उनकी जिम्मेदारी और कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है सर। इसीलिए पेरेंटल गाइडलाइंस या पेरेंटल कंट्रोल की बात भी की जाती है सर। ओके, गुड, थैंक यू, गुड लक सर। हेलो शुरू। तो आपको ऑलरेडी है सर्विसेज में, क्यों आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ऑलरेडी वर्किंग, यू आर फेयर शेयर ऑफ तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी और की सीट को जो ऑक्यूपाई करने वाला है वो? सर, इसके 3-4 कारण मैं देना चाहूँगा। जहाँ तक सीट ऑक्यूपाई की बात है, तो चूंकि मैं गवर्नमेंट का पार्ट अभी भी हूँ, आने वाले समय में भी गवर्नमेंट का ही पार्ट रहूँगा, तो मेरी बेहतर सर्विसेज दोनों माध्यम से, क्योंकि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में भी मैं ट्रेंड हुआ हूँ, और यदि इस ट्रेनिंग को इस्तेमाल करके मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पुलिस सर्विस में कहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो वो ओवरऑल एक एडअप ही करेगा सर्विस में या गवर्नमेंट के ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा सर, जहाँ तक चेंज की बात है, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ही मैं प्रभावित हुआ था, और स्टार्टिंग से ही यह मेरा गोल रहा था, इसलिए मैं उसकी ओर जाना चाहता हूँ। दूसरा सर, मेरा प्रश्न क्यों आप प्रभावित हैं उससे? आप ऐसा क्या करेंगे? व्हाट चेंज यू विल ब्रिंग? आपको ऐसा क्या लगता है? सर, प्रभावित होने के 2-3 कारण हैं। एक तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सीधे ग्राउंड में काम करती है, लोगों के बीच रहकर काम करती है। इंफॉर्मेशन सर्विस में इसकी कमी देखने को मिलती है, क्योंकि मोस्टली दिल्ली सेंट्रिक सर्विस है। दूसरा, पॉलिसी मेकिंग में इंफॉर्मेशन सर्विस का उतना योगदान नहीं है जितना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का है। और तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर चेंज लाने का जो कैपेसिटी या अथॉरिटी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पास होती है, वह इंफॉर्मेशन सर्विस के पास उतनी नहीं है। और चौथा सर, डाइवर्सिटी की भी बात करें तो मुख्य रूप से इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस केवल कम्युनिकेशन तक ही सीमित रह जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कम्युनिकेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन की डिलीवरी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक भी उसका फोकस जाता है। चलिए फर्ज करते हैं आप एक आईएएस अधिकारी बन जाते हैं, आप डीएम बन जाते हैं कुछ वर्षों बाद, ठीक है? आप मुझे ये बताइए, ये जो अभी तक का आपका सफ़र रहा और आपका जो अरमान था कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज परस्यू करना है क्योंकि आप पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बनना चाहते हैं, तो अब तक आपकी सर्विसेज में और एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा और सीखा जिनको यूज करके आप बेटर पॉलिसी मेकिंग कर पाएंगे भविष्य में?
सर अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अ, अ, मध्य प्रदेश के सबसे छोटे ज़िले से बाहर निकल करके अभी तक का आना, तो एक ग्रामीण पर्सपेक्टिव को देख करके ट्राइबल एरियाज़ में रह करके उसके बाद नवोदय विद्यालय में भी पढ़ाई किया जहाँ पर डाइवर्सिटी और स्किल और तमाम एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। इंजीनियरिंग में मैंने सीखा कि किस तरीके से टेक्निकल चीज़ों को या साइंटिफिक स्किल पास में होना चाहिए, और उसके बाद इस प्रिपरेशन ने मुझे कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन इत्यादि सिखाया प्रिपरेशन के दौरान। और इन्फॉर्मेशन सर्विस में रह करके मैंने कम्युनिकेशन को और गवर्नमेंट को अंदर से वर्क करते हुए देखा है। तो ओवरऑल मेरा एक पर्सपेक्टिव मैच्योरिटी की तरफ मैं अपने आप को देख पाता हूँ।